Viewers, this is me, Baha Imran. You're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से एक मरतबा फिर से मेजर रजा ने और इंडिया से हमें पहली मरतबा ज्वाइन कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी और जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच संजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया और मेजर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, आज हम दो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट के हवाले से, जो तालिबान के हवाले से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान प्ले आ डबल गेम विद तालिबान, और उन्होंने जो टेररिज्म पर स्टेटमेंट पास की, इस पर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ इंडिया की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाए। इस पर भी जो है तबसरा करेंगे। तो आगाज हम आज अपने नए गेस्ट से करेंगे। संजीव जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया। और ये हमेशा मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पाकिस्तान के जो भी चैनल्स हैं, जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट मैंने पहले भी किया है, लेकिन आपके इस शो में मैं पहली बार आया हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद ये जो स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री के द्वारा दी गई है, वो एक कड़वी सच्चाई उन्होंने रखी है सामने। और ये जो सच्चाई है, यदि मेरे विचारों के अनुसार, यदि पाकिस्तान इसको अच्छी तरीके से रियलाइज करता है, अब भी अगर रियलाइज करता है, तो ये पाकिस्तान के अपने भविष्य के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब भाई आप देखिए, तो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद की जो चुनौती है, वो आपके लिए ही जो सबसे बड़ा जो एक खतरा बन करके उभरा है। और तालिबान का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो तालिबान का जो पूरा सेटअप है, वो पाकिस्तान के ही द्वारा खड़ा किया गया। और जब सोवियत यूनियन की जो सेनाएं थी वहां से विड्रॉ उन्होंने किया, उसके बाद जो मुजाहिदीन जो जिसको क्या आप कहा करते थे, उनके बाद तालिबान का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने का कार्य पाकिस्तान ने किया। लेकिन जो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया ये जो कार्य था, उसने पाकिस्तान को ही बहुत क्षति पहुंचाई है। और अभी आप देखिए, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो उसी तरीके का शासन स्थापित कर देना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। और ये जो तालिबान को सपोर्ट देने का जो कार्य है, यदि पाकिस्तान आज भी अगर उससे उसको रियलाइज करे कि ये बहुत ही उनसे एक आप सभी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे लगता है कि आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पूरे पाकिस्तान की जो सेना है, जो वहाँ की पुलिस फोर्सेस हैं, उनको सीधा सीधा निशाना बनाते हैं। आम लोगों को वो ज्यादा टारगेट करने का उनका लक्ष्य नहीं रहता। और उनका लक्ष्य सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में और कुछ क्षेत्रों में अपना डोमिनेशन करने का नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को शासन करना चाहते हैं। और पूरे पाकिस्तान को में एक कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। जस्टिस आपका जो भी सिस्टम है, जो जमहूरियत है, उसको वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ये जो खतरा है आपके लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रहा है। और जिसको अगर आप रियलाइज करते हैं मेरे विचारों से, तो जाहिर है कि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। और इसी बात को हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि तालिबान को सपोर्ट करना और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी एक सहयोग देना, कि वो आतंकवाद के खिलाफ अब लड़ रहे हैं। और जाहिर है कि उसे ही मेरे एनालिसिस के अनुसार उन्होंने इसको डबल गेम करार दिया कि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहना कि आतंकवाद से हम लड़ भी रहे हैं, और दूसरी तरफ तालिबान जैसे स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देते रहना। तो ये जो मेरे विचारों के अनुसार, और मैं जनरल मेजर साहब के व्यू जानना चाहूंगा इस पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रियलाइजेशन है, यदि पाकिस्तान में आज भी आता है, तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। आतंकवाद की चुनौती से आप आज भी डील कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो सपोर्ट है आतंकवाद को और इस तरीके की तंजीमों को देना बंद करना पड़ेगा। और तभी जाकर के पाकिस्तान एक अच्छे भविष्य की जो है कामना कर सकता है। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट के हवाले से, जो उन्होंने टेररिज्म को लेकर भी पास की, और इसको कैसे देख रहे हैं कि तालिबान को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट पास की, और हमने भी तालिबान को
जो है वो तेजी से निकाल रहे हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमारे सामने आए कि एक दिन में या 24 घंटे में इतने तालिबान जो है हमने पाकिस्तान से निकाल दिए, इतने अफगानी जो है हमें पाकिस्तान से निकाल दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हो? जी बहुत शुक्रिया रेबाहा। एक तो डॉक्टर साहब से मिलकर खुशी हुई। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जाहिर है जब बातचीत करते हैं तो फौजी जो है आमतौर पे लोग समझते हैं कि अनपढ़ हैं, तो उनको ध्यान से बात सुननी चाहिए कि जो डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो करते हैं। तो जो तालिबान है इसका वजूद जो है वो 90s में हुआ कि जब अफगानिस्तान में एक 10 साल की जंग जो है वो ख़त्म हुई। पहले आपको पता है कि उस वक्त मुत्तहिदा रूस था कि जिन्होंने वहाँ पे हमला किया था। वो जंग 10 साल चली। उसमें अमेरिका को, मगरिब को बड़ा फिक्र था कि जनाब ये जो कम्युनिज्म है ये फैलता फैलता जो है वो गर्म पानियों की तरफ बढ़ेगा, और वहाँ से जो है चाइना ऑलरेडी उनके ख्याल में कम्युनिस्ट था, तो वो उनको ये खतरा था कि ये कम्युनिस्ट सोच जो है ये आगे बढ़ेगी। तो जब वो जंग खत्म हुई 10 साल के बाद, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जहां पे दो आलमी ताकतें लड़ रही हो, जहां पे एक तरफ पूरा मुत्तहिदा रूस हो, दूसरी तरफ पूरा अमेरिका हो, तो जाहिर है, और अफगानिस्तान जैसा मुल्क हो, तो वहां पे जो है बड़ी तबाही आई। निज़ाम, उनका समाज, उनकी सोशल स्ट्रक्चर, उनके स्कूल का निज़ाम, हर चीज़ तबाह हो गई। तो जब 1989 में बिलाखिर वो रूस जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के वहां से निकल गया, तो उसके बाद वहां पे एक हुकूमत बनी अफगान लोगों की, लेकिन जत्थेबंदी हो गई। मतलब पूरा अफगानिस्तान जो है वो वॉर लॉर्ड्स के ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, और ग्रुप्स में डिवाइड हो गया तो फिर उसमें यह था कि कुछ जो थे वो किसी और को अगवा करते थे, कोई किसी और को अगवा करते थे, तो किसी को जो है ना मार देते थे। कोई कायदा कानून नहीं था, कोई एक मुश्तरका गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसकी वजह से वहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो साउथ ऑफ अफगानिस्तान से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसमें यंग जो नौजवान होते हैं, तो उन्होंने ये, मतलब जिस तरह होता है ना कि जब आप तंग आ जाते हैं तो नौजवान जो है वो उठते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम गलियों को साफ करते हैं, हम थोड़ी सी सिक्योरिटी देते हैं, मतलब ताकि कोई बाहर जा सके, आ सके। तो वहां से ये तालिबान का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तालिबान का मतलब है स्टूडेंट, तालिबान का मतलब है कि जो मदरसे में पढ़ता है, तो वो तालिब जो हैं वो उठे। अगर इसका कोई इंग्लिश नाम होता तो तालिबान बड़ा फैंसी, बड़ी एक हिस्टोरिक मूवमेंट होती है और सब कुछ। तो इनके जो पहले फाउंडर थे ना, मुल्ला उमर, जो बड़े मशहूर थे, तो वो मुल्ला उमर जो है वो लोकल एक मस्जिद के इमाम थे, और वहां से उन्होंने शोहरत पाई कि जिस तरह उन्होंने तालिबान को वो किया। अब उसके बाद जब तालिबान की एक गवर्नमेंट कायम हुई, तो अच्छा, तालिबान जो है बड़ी तेजी से फैले, फिर वो एक गवर्नमेंट उनकी कायम होगी, फिर वो एक हिस्ट्री है कि उसमें दुनिया जो है वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद एक हिस्ट्री है कि जिसमें अमेरिका में 9/11 हो गया। 9/11 जब अमेरिका में हो गया तो अमेरिका जो है वो उस टाइम पे एक सुपर पावर थी, वो गुस्से में था, और उसने जो है ना अफगानिस्तान में ये जो टेररिस्ट के चक्कर में उन्होंने वहां पे जाके अटैक किया। फिर वो एक अगेन जंग चली 10 साल की। तो हुआ ये कि फिर 2021 में दोबारा तालिबान जो है, जब अमेरिका बिलाखिर 10 साल की जंग वहां से लड़के चला गया, तो उसके बाद दोबारा तालिबान की हुकूमत बनी, और दोबारा से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत। तो जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने वो बात रिपीट की कि जो अमेरिका ने भी एक दो बार कही, और वो ये थी कि जी पाकिस्तान ने हमारा भरपूर साथ नहीं दिया, पाकिस्तान ने जो है वो हमें धोखा दिया, पाकिस्तान को मजीद कुछ करना चाहिए था। तो अब उसमें यह है कि जनाब जंग आपकी थी, जो पहले 10 साल जंग चली वो भी पाकिस्तान ने कोई मादनियात के लिए या कोई दरियाओं के लिए या कोई तरक्की के लिए या कोई नए जमीन पे कब्जे के लिए तो वो जंग नहीं की थी। पाकिस्तान को तो उस जंग में इसलिए दाखिल होना पड़ा कि भाई रूस ने हमला कर दिया, और जो दूसरी जंग की थी वो भी अमेरिका ने खुद शुरू की थी। अब अगर अमेरिका अपने तमाम हथियारों के बावजूद चले, तब पहले तो इल्जाम था ना कि जी पाकिस्तान ने मदद नहीं की, इसलिए जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ जीत नहीं सके। लेकिन दूसरी तरफ अभी यूक्रेन में तो पाकिस्तान नहीं है ना जी, वहां पे भी तो अमेरिका अपने सारे पैसे, सारे हथियार, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है, वहां पे भी तो वो उनको कामयाबी नहीं मिल रही। तो जयशंकर साहब ने उसी को मेरे ख्याल में रिपीट किया है, और मेरे ख्याल में इसलिए रिपीट है कि वो अमेरिकन को थोड़ा सा खुश करना चाह रहे हैं। अमेरिका और इंडिया के नए बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जिसमें अभी ये तहव्वुर राना जो है वो भी अमेरिका ने इंडिया के हवाले किया।
चाइना और अमेरिका की सिचुएशन आपको मालूम है कि दोनों के दरमियान एक शदीद जो है वो तिजारती जंग चल रही है। अमेरिका को उम्मीद थी कि जब वो इतने टैरिफ लगाएगा तो चाइना जो है उसके जवाब में शायद बैठ के बातचीत करेगा, लेकिन चाइना की तरफ से जवाबी कार्रवाई और अब होते होते वो टैरिफ जो है वो 250-300% के ऊपर चले गए। अब इस सारे के बीच में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तालिबान के साथ या अफगान तालिबान का पाकिस्तान के साथ कोई मसला नहीं है। सिर्फ जहां पे तकरार है वो ये है कि पाकिस्तान ये कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वो पाकिस्तान में एक शरीयत या अपनी अपनी तशरीह के मुताबिक एक शरीयत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। तो उसके ऊपर पाकिस्तान और अफगान तालिबान जो नई हुकूमत बनी है 2021 में, उनके दरमियान एक इख्तिलाफ है। अफगान तालिबान का मसला यह है कि जो वहाँ की जो तालिबान हुकूमत है उनका मसला यह है कि जब अमेरिका के खिलाफ वो जिहाद कर रहे थे या अमेरिका को जब अपने मुल्क से वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो जाहिर है उस जमाने में जिसने भी उनकी मदद की उनके साथ उनका एक नेशनल इल्हाक, नेशनल उनका वो सारा कुछ बन जाता है। लेकिन वहां पे वो जंग खत्म होगी ना जी 2021 में, कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तो वो ग्रुप या वो एक ऐसा तबका कि जो उसमें अफगान तालिबान के साथ था, अब वो वापस अपनी पोजीशन को कैपिटलाइज करना चाहता है इस सेंस में कि जो पाकिस्तान के नॉर्थ के इलाके हैं कि जो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ मिलते हैं, उसके ऊपर वो वहां पे दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। तो मैं डॉक्टर संजीव की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हैं या कोई ऐसे ग्रुप्स हैं कि जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट को मतलब वो करना चाहिए, इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो बातचीत आगे की तरफ ना बढ़े, वो ग्रुप्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग ना हो जाएं कि वो टेक ओवर करें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आतंकवाद या दहशतगर्दी की सारी जो बयानियां बना के ना, तो उसमें फिर तालिबान को डाला जाता है, फिर उसमें मुसलमान को डाला जाता है और फिर उसमें पाकिस्तान को डाला जाता है। तो मेरा अपना जो नुक्ता नजर है वो ये है कि बिल्कुल ये तो मशवरा मैंने मान लिया कि जी हमें वहां पे वो फिक्र करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं डॉक्टर साहब की तवज्जो दिलाऊंगा कि जयशंकर साहब जो हैं उनको मानीपुर पे फोकस करना चाहिए, उनको बांग्लादेश के साथ अपने जो ताल्लुकात उनके बिल्कुल खत्म हो गए हैं उस पर फोकस करना चाहिए, उनको मुसलमानों की जो बढ़ती हुई तशवीश है इंडिया में उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने इतने बड़ी माइनॉरिटी को महरूम करेंगे तो फिर वहां से भी महरूमियों से ही ये सारी बातें जन्म लेती हैं। और साथ ही साथ कि ऑफ कोर्स पंजाब में जो खालिस्तान का और जो सिखों के साथ ज्यादती हो रही है उसके ऊपर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए। तो डबल गेम का वर्ड एक उन्होंने इस्तेमाल किया, ये प्रेस के लिए, आम पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं एक छोटा सा मतलब एक आदमी हूं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इंटरनेशनल अफेयर्स में डबल गेम तो बहुत ही मामूली लफ्ज है। ये तो आप यूं समझें कि बड़ी ही मुनासिब सूरत हाल है, वरना ट्रिपल गेम, टोटल बेच देना, दगा करना, यही रूस था कि जिसने वो जो जर्मनी के खिलाफ जंग थी उसमें अमेरिका के साथ मिल के, बरतानिया के साथ मिल के, इनके सदर जो थे उनके आपस में बैठ के तस्वीरें हैं। और आज रूस कहता है कि जी अमेरिका और यूरोप जो है भूल गए कि हम थे कि जो यूरोप को आजाद कराने वाले थे। 10 लाख उस जमाने में जो रूसी थे वो मारे गए थे। मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि उन्होंने कुर्बानी दी कि जी वो मगरब को आजाद कराएं, और आज मगरब जो है वो हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर दौड़े। तो डबल गेम कोई अच्छा लफ्ज नहीं है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स के सिनेरियो में मैं समझता हूं, और डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि हर मुल्क जो है वो अपने मफादात के मुताबिक काम करता है। तो सॉरी मेरी बात लंबी होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था पूरा कॉन्टेक्स्ट कि तालिबान जो है वो एक नेचुरली मतलब वो उभरे अपने मुल्क के अंदर, वो इसलिए कि उनको अपने हालात जो है वो, जाहिर है यंग लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, उनमें ताकत होती है, उनमें एक जज्बा होता है, उस हिसाब से उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए तालिबान की तहरीक शुरू की। संजीव जी, मेरा आपसे सवाल है, मेजर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं उन्होंने जो बातें की हैं। उसके अलावा आपसे सवाल है कि इंडिया हमेशा से यही चाहता रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए। इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहिए?
जी देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के द्वारा डूरंड लाइन पर, जिसे कि आप मानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने डूरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। और डूरंड लाइन पर जो सीमा पर जो बाड़ लगाने का जो आपने कार्य लगातार तेज गति से किया और लगभग उसको कंप्लीट कर लिया है, उसको लेकर के जो तालिबान की जो सरकार है वो भी उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करती है, और उसको और वो जो तालिबान की सरकार है उसके ऊपर हमले भी करती है, और आपकी सेनाओं की और तालिबान की जो सैनिक हैं उनके बीच में लगातार झड़पें भी हुई हैं। अनेक जगहों पर बाड़ों को तोड़ने का, उखाड़ने का कार्य किया गया है, और कई सैनिक दोनों ही पक्षों से हताहत भी हुए हैं, मारे गए हैं, शहादतें दी हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है वो सिर्फ तालिबान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि एक डूरंड लाइन को लेकर के भी जो सरकारों के बीच में जो एक विवाद की स्थिति है वो आज भी कायम है। और पहले की भी सरकार आप देखिए, चाहे वो गनी सरकार रही हो, चाहे वो कारजाई सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने डूरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। तो ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के जो संबंधों में जो तनाव है उसका एक कारण सीमा पर जो डूरंड लाइन के बिछाने को लेकर के भी है, जिसको कि तालिबान नहीं मानता है, उसको उसका विरोध करता है। और दूसरा, जो पश्तून आबादी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बहुत बड़ी आबादी है। और आप जानते हैं कि पश्तून जो आबादी आपके देश में सबसे ज्यादा पश्तून है, उसके बाद उनकी जो संख्या है वो अफगानिस्तान में है। और ये जो पश्तून आबादी है जो खैबर पख्तूनख्वा में जो बॉर्डर एरियाज पे है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो एक दूसरे से अलगाव नहीं चाहते। वो एक, उनकी जो भाषा, बोली, संस्कृति, कस्टम, ट्रेडिशन सब इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि उनको अलग कर पाना एक दूसरे के साथ संभव नहीं है। लेकिन जब आप ये बाड़ लगाते हैं और जगह जगह पर रोड ब्लॉक्स पैदा कर देते हैं, तोरखम बॉर्डर को बंद कर देना इत्यादि इत्यादि, तो इसकी वजह से जो दोनों साइड में जो तनाव है और अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो पश्तून आबादी को आप किस तरीके से डील करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। और जाहिर है कि आपके अंदर जो पाकिस्तान के मैं हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष रूप से आर्मी और आईएसआई, जो आपके जो आपके जो पूरे डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो जब इस विषय पे सोचते हैं तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनके अंदर इस बात की भी आशंका रहती है कि ये जो पश्तून आबादी, कहीं अगर दोनों बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो गया तो फिर वो अलग तरीके की अलगाववाद की जो मांग उठाते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो आपके यहाँ चलता है, उसकी आवाज कहीं बुलंद ना हो जाए। तो ये जो एक अलगाववाद की जो चुनौती है वो एक पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर अवश्य एक चिंता का कारण रहता है। लेकिन उसका समाधान मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये हो सकता है कि आप पश्तून आबादी जो है, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, जो उनके अंदर जो चुनौतियां वो फेस कर रहे हैं, उनको आप एड्रेस करें, और उनका जो इंटरेक्शन अफगानिस्तान के साथ रहता है, अफगानिस्तान के पश्तूनों के साथ रहता है, उसके अंदर ज्यादा बाधाएं पैदा न करें, तो ये ज्यादा कहीं बेहतर सोल्यूशन होगा। और दूसरा, जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात है, तो देखिए तालिबान का जो मूवमेंट है, जैसा कि मेजर साहब ने बताया, वो जिस तरीके से उसकी जेनेसिस हुई, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन आज जिस तरीके की जो रवैये को, जिस तरीके के अप्रोचेस पे, जिस तरीके की स्ट्रेटजीज पे ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान काम कर रहा है, वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी, कि ये यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसने कि पेशावर में जो आर्मी जो स्कूल पर हमला किया था और 132 जो मासूम बच्चों की हत्याएं कर दी थी, और सभी बच्चे जो थे ये आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चे थे। दूसरा, जो मलाला यूसुफजाई हैं, आपकी बहुत ही प्रतिष्ठित और एक नेक विचारों वाली महिला है, विश्व में बहुत बड़ा सम्मान भी उनको मिला था। उनके ऊपर जो हमला करने का कार्य है वो इसी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये यदि जब अपने विचारों के अनुसार, जैसा कि मेजर साहब ने कहा, यदि वो वहां पर शासन स्थापित करने की तरफ बढ़ते हैं तो आपके लिए कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, यदि जो माइनॉरिटीज, महिलाओं के ऊपर कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग सिस्टम पर जितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। जाहिर है कि अपने हिसाब से अगर वो शासन करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो जमहूरियत है, आपकी डेमोक्रेसी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये सारे जो खतरे हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को आज रियलाइज करना चाहिए। और मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि आज जो पाकिस्तान के जो रियल जो डिसीजन मेकर्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी ISI और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के भी जो लोग हैं, जो जमहूरियत में बैठे हुए बड़े पदों पे जो लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उनके अंदर एक गहरी चिंता है कि किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगाई जाए। और इसको लेकर के हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में तो UN में जाकर के
इस तरीके की बातें उठाई हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान में जो है अनेक साजिशें रच रहा है। तो ये जो टीटीपी का जो संकट है आपके लिए बहुत बड़ा संकट है, और मैं एक पड़ोसी राष्ट्र के एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको ये सलाह दूंगा और कि इस संकट को गंभीरता के साथ पाकिस्तान को लेना चाहिए। और यद्यपि कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वॉच रहती है, आतंकवाद की जो चुनौती है, दहशतगर्दी है, उस पे आप यदि गंभीर लड़ाई लड़ेंगे, यदि आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक शिद्दत से और एक ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी आपका साथ देगा। लेकिन ये है कि इसके लिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पैनल में बैठे सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, आम जनों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो रियल रूलर्स हैं, आर्मी और आईएसआई, उन्हें आतंकवाद को सपोर्ट देने की जो एक उनकी नीति रही है, जिसमें कि आप दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में तैयार करना, ये जो एक इमेज बन गई है, इस इमेज को कैसे त्यागे पाकिस्तान, इसके बारे में पाकिस्तान को विचार करना होगा। और इसके लिए आपको जो भी सपोर्ट सिस्टम कहीं से भी मिलता है, जैसा कि मैंने कहा कि तालिबान को आपने ही खड़ा किया था, और आपके मदद के बिना ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो सफल हो नहीं सकता था। स्टूडेंट मूवमेंट अवश्य था, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा मेजर साहब की स्टूडेंट मूवमेंट था। और ये जो युद्ध समाप्त हुआ जब सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद, तो उसके बाद ये लोग थे, इन्होंने अपने तरीके से पूरे अफगानिस्तान को बनाने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन उस कदम को बढ़ाने की प्रक्रिया में किसने सबसे बड़ा सपोर्ट दिया? तो ये आपने सपोर्ट दिया था। और ये जो तालिबान जो वहां पर आया अफगानिस्तान में, तो उसमें जाहिर पश्तून डोमिनेशन है, और उसमें जो अन्य जो कम्युनिटीज हैं, जो इथनिक कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हजारा हो, चाहे वो अन्य जो कम्युनिटीज हो, जो बॉर्डर एरियाज पे जो तमाम ताजिक हो, और तमाम ऐसे जो आइडेंटिटीज के लोग हों, उनको क्या ये तालिबान सम्मान देता है? क्या उस तरीके का सम्मान उन्हें मिल पाया? क्या महिलाओं को वहां पर सम्मान मिल पाया? देखिए, तालिबान को आज रिकॉग्निशन बहुत कम है, और उसका कारण ये है कि तालिबान के सामने ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, जिसमें भारत भी है, उसने शर्त रखी थी कि यदि आप महिलाओं को सम्मान देंगे, इथनिक कम्युनिटीज को सम्मान देंगे, और पुराने रवैये को त्याग देंगे कि जिसमें आपने ओसामा बिन लादेन को कभी शरण दी थी, और 9/11 जैसा हमला आपकी टेरिटरी में आपके शासन के दौरान ही हुआ था। और इस समय आपको याद होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सीधा सीधा तालिबान को चेतावनी दी थी कि ये जो मास्टरमाइंड है 9/11 का, उसको आप अमेरिका के हवाले कर दें। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो अमेरिका की शर्त है, ये नेगोशिएबल नहीं है, आप इसको हवाले करेंगे तो ठीक है, अगर हवाले नहीं करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। और वही हुआ, अमेरिका तालिबान ने रिफ्यूज किया, और अमेरिका ने फिर हमला कर दिया, तालिबान की सत्ता समाप्त हो गई, और उसके बाद अमेरिका वहां 20 वर्षों तक रहा। तो ये जो तालिबान जरूर एक स्टूडेंट मूवमेंट के तौर पे आया, लेकिन उसने जो स्ट्रेटजीज अपनाई, जो अप्रोचेज अपनाए, जो रास्ता अपनाया, वो आतंकवाद का, दहशतगर्दी का रास्ता था। और वही दहशतगर्दी का रास्ता आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अख्तियार कर रहा है। और इस तरीके का जो, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में शासन करने की नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में शासन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में अपने विचारों के अनुसार कट्टर शरिया लॉ के आधार पर शासन करना चाहता है। और यदि आपका वहां पर शासन हो गया, तो आप ये मान लीजिए कि आप जो महिलाओं की स्वतंत्रता पाकिस्तान में है, जो अनेक इथनिक कम्युनिटी माइनॉरिटीज हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, सब खतरे में पड़ जाएगी। आपकी पूरी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। और ये आपकी जो रियल रूलर्स हैं, आपकी आर्मी और आईएसआई, इसके ऊपर तो उनका सबसे बड़ा अटैक है। अभी आप देखिए तो हर जगह वो सीधा आर्मी को टारगेट करते हैं, सीधा। जैसे मैंने बताया, आर्मी के बच्चों को नहीं छोड़ा उन्होंने, छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याएं कर दी। तो इतने बड़े खतरनाक संगठन के द्वारा जो खतरा पैदा किया जा रहा है, उसको आपको बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जरूर आपके हुक्मरानों के अंदर इस बात की चिंता है, गहरी चिंता है। और लेकिन इसकी अगर लड़ाई लड़नी है, तो आतंकवाद को सपोर्ट देने का जहां कहीं भी कोई तंत्र है, उसको आपको समाप्त करना होगा। और मैं यहाँ पर अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत के संदर्भ में आतंकवाद की जो चुनौती है, उससे हम बहुत ज्यादा उसको लेकर के अलर्ट रहते हैं। चाहे वो लश्कर तोयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो पाकिस्तान में जो अनेक अन्य जो संगठन है, वो भारत को जिस तरह से लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और अनेक जगह जो कैंप्स इत्यादि चल रहे हैं, उन सभी को आपको बंद करना होगा। और ये जो, अगर आप इस तरीके का कदम उठाते हैं, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का,
वो आपसे बात भी करेगा और आपके साथ संबंध भी हम बहाल करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आतंकवाद के खिलाफ जो एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर दिखाने होंगे और ये आपको करना चाहिए। मेरा इसमें तर्क ये है कि चूंकि इस चुनौती से आप स्वयं जूझ रहे हैं और अब तो आप रियलाइज कर लीजिए, तो ये भारत के खिलाफ जो साजिशें वहां चल रही हैं उनको आपको बंद करना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी बहाली होगी। और ये जाहिर है कि आज का जो ये नया भारत है, आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर हम चलते हैं। तहावुर हसन राना जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड है, उसको 17 वर्षों के बाद भारत में आने लाने का हमें जो मौका मिला, लेकिन हमने अपना जो परस्यूट है वो नहीं छोड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी। ये इंडिया का 9/11 मूवमेंट था। 26/11 की जो घटना थी, मुंबई अटैक, वो भारत का 9/11 मूवमेंट था। और जाहिर है कि भारत इसको कभी भूल नहीं सकता। और इसके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको सजा तक पहुंचाना ये भारत का एजेंसीज का संकल्प है, भारत की सरकार का संकल्प है। और इसी संकल्प के तहत हमने तहावुर हसन राना को एक्स्ट्राडाइट कराया है। तो ये जो पूरी लेकिन जो मेरा पॉइंट ये है कि आज यदि पाकिस्तान इस बात को रियलाइज करता है कि दहशतगर्दी उसके लिए ही सबसे बड़ा खतरा है, भस्मासुर जो इस तरह के खड़े हो गए। और हिलेरी क्लिंटन ने कभी कहा था, मैं फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि यदि आप अपने बैकयार्ड में जो है जहरीले सांप पालोगे और ये सोचोगे कि सिर्फ ये पड़ोसियों को ही डसेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सांप आपको भी डस सकते हैं और वही हो रहा है दुर्भाग्य से। और मैं अगर भारत से कहूं तो जो वहां पर मासूम लोग मारे जाते हैं, जब वहां पर आतंकवाद की बड़ी घटनाएं होती हैं जिसमें कि निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो दुख हमें भी होता है। हमें भी लगता है कि इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं कदम उठाने पड़ेंगे। आपको जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का जो सिस्टम है उसको त्यागना पड़ेगा। और ये मैं कहना चाहता हूं। जहां तक भारत की बात है, तो देखिए भारत में चाहे वो मणिपुर का विषय हो, चाहे वो पंजाब का विषय हो, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। भारत ने हाल के दशकों में शानदार विकास का कार्य किया है। आज भारत विश्व की एक महाशक्तियों में गिना जाता है। हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वीं विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और भारत का जो अप्रोच है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक अप्रोच है। और भारत में कुछ चंद साजिशकर्ता अवश्य हो सकते हैं जो अनेक तरीके की अलगाववादी बातें करते हैं, इंसर्जेंसी इत्यादि करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उसका जो संकल्प है, राष्ट्र के निर्माण का जो हमारा संकल्प है, उसके तहत उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और उसको हम डील कर रहे हैं, जो भी विषय है उसको हम डील कर रहे हैं। लेकिन जो भारत करता है, जो भी भारत के एक्शंस होते हैं, वो जाहिर है कि एक बड़े संकल्प के साथ होते हैं। और हम अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो भी राष्ट्र के अंदर की चुनौतियां हैं उसको जो एप्रोप्रिएट बेस्ट तरीका होता है डील करने का, उसको हम डील कर सकते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि यदि पड़ोसी राष्ट्रों की तरफ से जो चुनौतियां प्रस्तुत की जा रही हैं, पाकिस्तान में इसके माध्यम से जो आतंकवाद की जो चुनौती है, यदि उसका निराकरण अगर कर ले पाकिस्तान और भारत में आतंकवादियों के द्वारा जो साजिशें रची जाती हैं उसके खिलाफ यदि कार्रवाई करके दिखाए, तो भारत और पाकिस्तान के संबंध भी बेहतर हो सकते हैं। और इसमें भी मैं संभावनाएं अवश्य देखता हूँ। संजीव जी, आपने वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाली खबर पर तबसरा तो किया नहीं, वो भी जरा जी मैं उसके और फिर उसके बाद हम मेजर साहब की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। देखिए, इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि मेरा सारा समय इसमें लगा, लेकिन मैं ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। भारत जाहिर है कि विश्व में एक बड़ी मेजर मिलिट्री पावर है, नाप की शक्ति से संपन्न है। और एक बात मैं अवश्य ये देखता हूं कि जो भारत की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लगातार बढ़ रही है। और अभी आप देखिए तो भारत का जो आज की भारत का जो अप्रोच है वो एक वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हम कहते हैं कि जो पूरा जो अर्थ है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, वो एक परिवार के तौर पर हम देखते हैं इसे। और इस आधार पर अपने कार्यों को करते हैं। अभी हमने जो G20 का जो सम्मेलन आयोजित कराया था हाल के समय में, वर्षों में, उसमें जो थीम रखी थी, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। और जाहिर है कि ये जो बड़ा जो अप्रोच है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और हम एक वन सभी के हितों के लिए हम कार्य करना चाहते हैं,
इस अप्रोच के साथ आज भारत अनेक तरीके के विषयों पर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट कर रहा है। भारत यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में भी सैनिकों को भेजने की अगर संख्या की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा एक टॉप कंट्री के तौर पर उसमें शामिल होता है। और हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगा, दुर्भाग्य से कहूंगा, कि आज का जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अनेक लक्ष्यों को हासिल करने में विफल साबित हो रहा है। पूरी तरीके से वो फेल्योर उसका दिखाई देता है। और उसका कारण ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं होते, जब तक कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 21वीं सदी 21st सेंचुरी की रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता, तब तक वो अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, या सभी जो मंत्री और नेताओं का और पूरे भारत का अप्रोच ये है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को 21वीं सदी के तीसरे दशक के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और उसके लिए रिफॉर्म्स करने चाहिए। देखिए, ये जो यूएन है ये 24 अक्टूबर 1945 में बना था। ये 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी के मिड में बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो पूरा ताना बाना है, वो अभी भी उसी तरीके का है। और ये बड़ा कारण है कि जिसकी की वजह से ये जो यूनाइटेड नेशंस अपनी भूमिकाएं नहीं निभा पा रहा है। जैसे कि चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध ले लें आप, मिडिल ईस्ट के जो इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके पहले भी ईरान जो इराक में जो गल्फ वॉर हुआ उसमें भी आपने देखा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो जो इराक के ऊपर जो हमला किया, उसने उस समय तो उन्होंने पूरी तरीके से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कोफी अनान के बार बार कहने के बावजूद भी, अपील करने के बावजूद भी कि संभव है कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, संभव है कि सद्दाम हुसैन कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हो, और जब तक ये एश्योरेंस नहीं मिल जाता तब तक आप हमला न कीजिए। सारी बातों को दरकिनार करते हुए अमेरिका ने सीधा सद्दाम हुसैन के रिजीम पर हमला कर दिया और कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं मिले, लेकिन उनका जो टारगेट था वो हासिल हो गया। सद्दाम हुसैन को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये जो पूरी यूनाइटेड नेशंस का जो इस्तेमाल है, वो जो बड़ी मेजर पावर्स के द्वारा जिस तरीके से अपने हितों के लिए समय समय पर किया जाता रहा है, समय समय पर उसे दरकिनार कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं और अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो मेजर पावर के द्वारा जो यूनाइटेड नेशंस को लेकर के जो इररिस्पांसिबल रवैया अपनाया जाता है, उसकी वजह से भी ये फेलियर हुई है। और उसका कारण, और उसमें अगर सुधार लाना है तो उसमें रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता होगी। भारत हो, ब्राजील हो, जर्मनी हो, जापान हो, इन सभी राष्ट्रों को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जो है मेंबरशिप मिलनी चाहिए विथ वीटो पावर। और ये जब तक नहीं होगा तब तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का उसका सबसे बड़ा मैंडेट है और डेवलपमेंट का तो है ही, तो इन सारी भूमिकाओं को तब तक नहीं निभा सकता जब तक ये जो बड़ी जो पावर्स हैं, मेजर पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं, उनको एक परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं मिल जाती। और उसके अलावा भी जो अन्य एजेंसीज हैं, लगभग 50 से भी ज्यादा एजेंसीज हैं, उसमें भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक में भी रिफॉर्म होने चाहिए। मैं दोबारा आपकी तरफ बढ़ूंगी, लेकिन पहले हम मेजर साहब को भी ले लेते हैं। मेजर साहब, आप क्या राय रखते हैं? संजीव जी को काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया जो है हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? शुक्रिया। एक तो यह है कि ख्वाहिशें तो बहुत सी होती है ना जी, तो उनको फिर हकीकत से मैच करना पड़ता है। तो उस पर मैं बिल्कुल अपनी राय का इजहार करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने ना बड़ी लंबी बातचीत की और एक तरफ वो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े प्यार से वो बड़ी अनहोनी बातें जो हैं वो अपनी बात में लगा के तो बस वो आगे बढ़ जाते हैं। अब मिसाल ये है कि इन्होंने तहव्वुर राना का जिक्र किया, तो मुझे तो जो मालूमात मिली हैं या जो मैंने देखा है, तहव्वुर राना 1995 या 1997 में फौज से भगोड़े होके कनाडा चले गए थे। उसके बाद ना कभी वो वापस पाकिस्तान आए, ना कभी तहव्वुर राना ने पाकिस्तान का अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या उनके बीवी बच्चों किसी ने भी उसको ज़हमत नहीं की दोबारा से रिन्यू करने की। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की खत्म हो गई, लेकिन इसका ये जरूर मतलब है कि पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता उनका कोई खास ताल्लुक नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब को मैं कहूंगा कि वो जरूर जरा रिसर्च कर लें कि तहव्वुर राना 2008 से पहले किसकी दावत के ऊपर बाकायदा इंडिया विजिट किया करता था
और वहां पे जाके वो कौन कौन से शहरों में जाता था, किस किस जगह पे रहता था, कौन से, क्योंकि उस वक्त किसी को याद नहीं था कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन आज रह रह के याद आ रहा है कि जनाब ये तो पाकिस्तानी है और ये हमारा एक मिशन था और ये हमने इसको लाना था। फिर वो झूठी खबरें इंडियन मीडिया के ऊपर, सारे मीडिया के ऊपर चली हैं कि पाकिस्तान के वजारत खारजा के शफकत अली खान साहब जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा जी तहवराना हमारा नहीं है, ये है, वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, और ये देखा पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहता है, ये तो कोई बात मानता ही नहीं है, ये ज़हनी मरीज हैं पाकिस्तानी, ये जब इनको सच बात बताओ तो ये बेवकूफ़ों की तरह सर हिलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने बार बार चैलेंज किया, जो भी प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए, मैंने कहा मुझे वो लिंक तो भेजें कि जी अभी भेजते हैं, लेकिन वो सारे इंडियन लिंक है। मैंने कहा कोई पाकिस्तानी बड़ा अखबार, जंग हो, डॉन हो, जियो हो, ARY हो, मतलब दुनिया न्यूज हो, कोई मुझे वो दिखाए ना कि जिसके ऊपर ये ऑफिशियल स्टेट या पाकिस्तान के उसके ऊपर, तो उसको ये तस्लीम करने से इनकारी होती है। फिर बेपनाह अब एक ना रिबाहा एक रवैया बन गया है कि जब भी दहशतगर्दी की बात करनी है तो बड़े पोलाइटली, बड़े तरीके से उसको मुसलमान के साथ एसोसिएट कर देना है और उसी के ऊपर फिर ढोल ऐसा पीटना है कि अफगानिस्तान ही बुरा। भाई अफगानिस्तान ने किसी को दावत दी थी रूस को कि जी आप आए, तशरीफ लाएं हमारे मुल्क में, आप आके जो है ना यहाँ पे वो करें। डबल गेम की बात करते हैं। क्या इंडिया, मैं मान लेता हूँ कि जी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, क्या इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के किसी फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया को मुर्द इल्जाम ठहराया तो जनाब आपने 10 साल जंग करके वहां के बच्चे, औरतें, पूरे निजाम को तबाह कर दिया। आप अफगानिस्तान की 1960s की 70s की तस्वीरें देखें, क्या वहां पे लड़कियां यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ती थी? क्या वो एक हंसता बसता मुआशरा नहीं था? तो उसको तबाह किया। लेकिन इंडिया की क्या रूस के साथ दोस्ती नहीं है? वहां पे क्या ये डबल गेम, ट्रिपल गेम, वहां पे ये नेक मशवरे देते हैं कि जनाब रूस साहब आप जिम्मेदार थे कि आपने अफगानिस्तान की सारी लाइफ को तबाह कर दी? बिल्कुल नहीं, वहां पे मुकम्मल खामोशी है। लेकिन जो गरीब है, जो मजबूर है, जो बेचारा पहले ही तबाह हाल है, उसको सैकड़े मशवरे देने के लिए सब तैयार हैं। और फिर उस पर हरदर्मी ये है कि उसको कहते हैं जनाब डबल गेम, तो ट्रिपल गेम, तो फलां गेम। तो पहली बात तो ये है कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, उसी के मुताबिक वो अपनी बातचीत करते हैं। और जब इस तरह के बातचीत होती है तो उसमें एक हिडन एजेंडा होता है कि जिसको समझने की जरूरत होती है। अभी पाकिस्तान में तो आतंकवादी, पाकिस्तान में तो वो क्या कहते हैं उसको, दहशतगर्द, पाकिस्तान में तो ये सब। आप 1 लाख कश्मीरी मार दिया आपने, वो सारी रिकॉर्डेड रिपोर्ट है कि जो इंडियन मकबूजा कश्मीर में आपने मार दिए, उसके ऊपर कोई एक अपॉलॉजी है? कोई उसके ऊपर कोई कमीशन है कि जो बताए कि जनाब ये लोग क्यों हमने मारे थे? मैं कहता हूं जी चलो पाकिस्तान से कोई शरारत कर रहा था, लेकिन क्या कोई अपॉलॉजी है? क्या कोई रिकंसिलिएशन है? क्या वहां पे कोई नंबर 1 गेम है? तो बात यह है कि कुलभूषण यादव यहाँ पे इंडिया का सर्विंग ऑफिसर पकड़ा जाए, वो हर चीज मान ले, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की और सारी चीजों की, तो एक हरफ नहीं है। फिर कहेंगे कि जी हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हुए हैं, आप उधर जाके प्रूव करें। लेकिन अभी यहाँ पे बयान ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा भी बेकार है, इसको रिफॉर्म्स करने चाहिए, इसका ये है, वो है, फलां है, ढिमकान है। लेकिन तुम जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उधर जाके साबित करो कि भाई कुलभूषण यादव जो है उसने क्या गलती की, क्या जुर्म किया, क्या सब कुछ किया। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कैंप्स जो हैं वो ये 2-3 इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया कि जी उनके कैंप्स को जो है वो आप खत्म करें, प्रैक्टिकल मेजर्स लें। तो भाई आप तो अभी तो इंडिया के जो मुनासिब कमेंटेटर्स हैं, जिनको थोड़ा सा न्यूट्रल कमेंटेटर आप कह लें, लेफ्टिस्ट ना कहें, न्यूट्रल कमेंटेटर कह लें, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि जनाब, मतलब हमें वो मशवरा दे रहे हैं कि जनाब आप अपने हालात बेहतर करें। और डॉक्टर साहब मुझे जरा बताएं ना कि क्या इंडिया आज एक हिंदुत्व राज नहीं बन गया? क्या पिछले 14 साल के अंदर इंडिया में हिंदुइज्म जो है वो अपनी पीक की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या आपकी सोसाइटी की शिद्दत की वजह से बांग्लादेश जो है वो वहीं नहीं पहुंच गया कि जहां पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है? तो मुझे बताएं तो सही, क्या म्यांमार के साथ मणिपुर के ऊपर आप फेंस नहीं लगा रहे? पाकिस्तान के फेंस के ऊपर तो आपको एतराज है। वहां पे तो आप बार बार रिपीट करते हैं कि वो ड्यूरेंट लाइन जी वो किसी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। कश्मीर किसने तस्लीम किया, जिसको जयशंकर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो हमारा अंग है, अटूट अंग है? क्या वो डिस्प्यूटेड नहीं है यूनाइटेड नेशंस, जिस सिक्योरिटी काउंसिल के आप मेंबर बनना चाहते हैं, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम उसमें वीटो पावर भी चाहते हैं? उसी सिक्योरिटी काउंसिल की एक अनफिनिश्ड एजेंडा है ये जो कश्मीर का डिस्प्यूट है। क्या उसके ऊपर आपने कोई वाइज पोजीशन ली है?
तो मैं इसलिए बड़े अदब के साथ ये अर्ज करूंगा, एक तो बराए मेहरबानी हमें जरूर आप मशवरे दें, आपके नेक मशवरे सर आंखों पर, हम हमसाए हैं, हम एक ही सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, ये चंद साल पहले तक जो है हम एक साथ रहते थे, लेकिन जो बॉर्डर फेंसिंग है, जो आपके बांग्लादेश से मामलात हैं, जो आपके खालिस्तान वाले मामलात हैं, आपके जो तहव्वुर राना को आप दावतें दे के बुलाते थे, अब आप ही बता रहे हैं कि जनाब वो है, लेकिन अब उसको फिर पाकिस्तानी ना बनाए, अब उसको फिर कैनेडियन शहरी रहने दें। वो इसलिए कि जो उसने वहां पे सारा कुछ किया था, उस पर 3 चार्जेस लगे थे, उसमें से ये मुंबई वाला चार्ज जो है वो अमेरिका की अदालतों में साबित नहीं हुआ। वो क्यों एक्स्ट्राडिशन हुई, क्यों ये अमेरिका ने उनको आपके हवाले किया, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, और आपको मालूम है कि वो सारा, मैं फिर अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जनाब चाइना एक नई वो है हकीकत है, अमेरिका एक जाती हुई एम्पायर है, उनके बीच में ये सारी चीजें जो चल रही हैं, एक हाथी गिरेगा, जाते जाते वो जो भी कर सकता है वो करेगा, दूसरा हाथी या ड्रैगन उसकी जगह अपनी जगह लेगा, तो वो सारे मामला जो हैं वो उसको उस तनाजुर में समझने की जरूरत है। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब ये जो क्या कहते हैं उसको, अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि जो आखिरी मुद्दा था कि जनाब इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, और फिर उसके बाद, और देखिए डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की कि वीटो पावर कैसा, वो इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर में वो एक ऐसा भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं चले आपको मेंबर बना देते हैं, जाहिर है आप इतनी बड़ी आबादी है, सब कुछ है, लेकिन वीटो पावर शावर नहीं होगी। वीटो पावर का मतलब ये है कि दुनिया में कोई मुद्दा आ जाए, कोई झगड़ा आ जाए, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके डिस्कस हो, तो कोई मुल्क उसको वीटो कर सकता है, वो 5 परमानेंट मेंबर विद वीटो पावर जिनके पास वो कुव्वत है। और वीटो पावर का मतलब ये है कि वो कह सकते हैं कि डिसमिस्ड, जितनी भी आपने बहस की 2 साल इस पे जो भी आपने कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा नहीं चलेगा दुनिया में, जाहिर है वो एक बड़ी कुव्वत है, वो कहता है कि जी इसको डिसमिस कर देते। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि इंडिया, वो मैं बार बार जब भी इंडियन दोस्तों के साथ प्रोग्राम में आता हूं तो मुझे जो ना वो अपने उर्दू के उस्ताद याद आ जाते हैं, मुझे उर्दू के मुहावरे बड़े याद आते हैं। तो उसमें एक मुहावरा है, मेरा ख्याल में फारसी का है, कि हनूज दिल्ली दूर आस्त, कि अभी जो दिल्ली है वो काफी दूर है। मैं ये समझता हूँ कि यस, इंडिया की एक ख्वाहिश अपनी है कि वो सलामती काउंसिल के मेंबर बने, इंडिया की अपनी ख्वाहिश है कि वो उसके अंदर जो है अपना नया किरदार अदा करे। तो उसका प्रीटेक्स्ट ये है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो चुकी है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसमें इंडिया के अलावा ब्राजील, जर्मनी, जापान, वो सारे एस्पायर कर रहे हैं कि जनाब वो किसी तरीके से बने। लेकिन उसका जो प्रोसेस मुझे मालूम है उसके मुताबिक ये है कि जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उन सब का यस कहना जरूरी है, और उसके अलावा जो 2/3 है ऑफ द वर्ल्ड, वो उनका यस कहना भी जरूरी है। तो मुझे, मेरी अपनी समझ के मुताबिक, इनकी ख्वाहिश अपनी जगह पे, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक यूएन का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए अव्वल तो ये है कि जो 5 बड़े हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो क्यों चाहेंगे कि किसी और को वीटो पावर दें, और दूसरा जोग्राफियाई सिस्टम समझे ना, तो उसमें ये देखें कि इंडिया और चाइना के मामलात कैसे हैं, और चाइना जो है वो खुद एक वीटो पावर होल्डर कंट्री है, तो वो क्यों चाहेगा कि उसके बगल में एक और वीटो पावर वाला जो है बैठ जाए और बिल्कुल आमने सामने आ जाए। ये समझिए कि बाकियों जिनके पास वीटो पावर है वो जोग्राफियाई तौर पे कहाँ है, रूस किधर है, अमेरिका किधर है, फ्रांस किधर है, मतलब जो बाकी मुल्क हैं कि वो जोग्राफियाई तौर पे किधर है। तो ऐसे में मैं ये समझता हूं कि ये एक मुश्किल प्रोपोजिशन है, और दूसरा कि फिर 2/3 उसमें बाकी लोगों की सपोर्ट। अब इंडिया का पिछले 15 साल में उनकी रूह ही बदल गई है, उनका स्ट्रक्चर ही बदल गया है। ये जितनी भी अच्छी बातें करते हैं, तालिबान का पाकिस्तान का एक मसला है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी उसके ऊपर एक एक्शन ले रही है। फिर देखे ना, कहते हैं असल ताकत जिनके पास है, असल ताकत डॉक्टर साहब पाकिस्तान की आवाम के पास है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भले वो पेपर्स में आपको नजर ना आता हो, भले आपकी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम अपने दूसरे गेस्ट की जाने पड़ते हैं। संजीव जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जरा अरे बात, अभी आवाज आ रही है मेरी?
जी सर, अब आ रही है आवाज। अच्छा, माजरत, मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूं, फिर डॉक्टर श्योर साहब को श्योर बिल्कुल मौका दें। तो श्योर। डॉक्टर साहब, मेरी समझ के मुताबिक ना, पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा शिद्दत पसंदी को रिजेक्ट किया, और पाकिस्तान की अवाम की वजह से ये मुल्क कायम था, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम एक प्रोग्रेसिव। आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अरे वाह, आपको आवाज आ रही? जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, वो डॉक्टर संजीव साहब जी। मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता, ना दहशतगर्दी है, ना शिद्दत पसंदी है, ना तमाम चीजें। संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मुझे आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को नहीं आ रही। चलिए प्रोग्राम को फिर वाइंड अप करते हैं, वैसे भी 47 मिनट का प्रोग्राम हो गया। हम फिर एक डिबेट रख लेंगे, संजीव जी को साथ ले लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच संजीव जी, और मेजर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, और व्यूवर्स आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया कि इस सेगमेंट को आपने एंड तक हमारे साथ ज्वाइन रखा। थैंक यू सो मच।